श्री धन्वंतरि भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। सादर नमस्कार। पहले भाग के अंत में एक बात कही गई थी कि रजस्वला स्त्री गर्भ धारण नहीं करती। अब यह सुनकर बहुत लोगों का आश्चर्य हुआ होगा कि हमने तो इनसे कुछ अलग ही सुना है। तो उनके लिए प्रमाण रख रहा हूँ। पुस्तक का नाम है आयुर्वेदीय क्रिया शारीर, लेखक कविराज श्री रणजीत राय जी देसाई, प्रकाशक है श्री रामदयाल जोशी एवं श्री राम नारायण वैद्य, श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन कलकत्ता। ये वहाँ का प्रकाशन है। पेज नंबर 606। उसमें लिखा है, ध्यान रहे मासिक में निःसृत आर्तव का गर्भ से कोई संबंध नहीं। निःसृत का अर्थ है निकला हुआ, मतलब मासिक में जो रक्त निकलता है उसका गर्भ से कोई संबंध नहीं। और इनके और भी बहुत सारे प्रमाण हैं, वो हम आगे आगे देखेंगे। पहले भाग में हमने 5 बातें की थी। पहली बात कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। दूसरी बात कि कभी कभी शब्द आगे पीछे हो जाए तो उनका अर्थ बदल जाता है। तीसरी बात कि कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य सुनने में कदाचित अप्रिय लगे, परंतु उनके पीछे क्या भाव छिपा है, उनका हेतु क्या है, उसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। चौथी बात हमने करी थी कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनको सुनकर उसमें जो नहीं कहा गया है उसका भी बोध कर लेना चाहिए। और पांचवी बात कि भावुकता के साथ वैज्ञानिक विचार का संतुलन भी बहुत आवश्यक है। इस विषय में जाने से पूर्व, विषय जब चल रहा होता है तब भी इन पांचों बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अंत में 2 प्रश्न रखे थे। उसमें से पहला प्रश्न ये था कि स्त्री रजस्वला हुई उसके कारण उनके शरीर में अंडाणु उत्पन्न हुए, या पहले उत्पन्न हुए अंडाणु को शुक्राणु नहीं मिला इसलिए रजस्वला हुई। अब ये बहुत सरल प्रश्न है। 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए तो ये बहुत सरल बात है, परंतु क्या करें, अब बात बहुत कुछ कारणों से घूम गई है। इसमें सही यही है कि पहले उत्पन्न हुए अंडाणु को शुक्राणु नहीं मिला, इसके कारण स्त्री रजस्वला हुई। कुछ लोग ऐसा मान लेते हैं कि रजस्वला होना और अंडाशय से अंडाणु का उत्पन्न होना यह अन्योन्याश्रय है। अन्योन्याश्रय अर्थात एक दूसरे के ऊपर आधारित होना। जैसे बिना वृक्ष के बिना बीज नहीं, बीज के बिना वृक्ष नहीं। परंतु यहाँ यह सिद्धांत काम नहीं करेगा। यहाँ बात कुछ और है। अंडाशय से अंडाणुओं को उत्पन्न होने के लिए रजस्राव की आवश्यकता नहीं। स्त्री का रजस्वला होना जरूरी नहीं, परंतु रजस्वला होने के लिए अंडाणुओं का उत्पन्न होना और शुक्राणुओं के द्वारा निषेचित न होना यह परम आवश्यक है। आगे आगे हम देखेंगे। तो वृक्ष और बीज वाला सिद्धांत यहाँ काम नहीं करेगा। और पहले वृक्ष या पहले बीज, इस प्रश्न का जवाब तो श्रीमद् भगवद गीता में है। स्वाध्याय करेंगे तो उनका भी समाधान मिलेगा। अब पहले मूल सिद्धांत को समझ लेते हैं। एक कन्या का जब जन्म होता है, वहां से हम इस बात को शुरू करें तो मूल सिद्धांत को समझ ले कि पुरुष के शरीर में जैसे शुक्र का महत्व है, उसी तरह स्त्री के शरीर में आर्तव का महत्व है। और शुक्र में भी जैसे शुक्राणु का महत्व है, उसी तरह आर्तव में अंडाणु का महत्व है। ये मूलभूत बात है। अब एक कन्या का जब जन्म होता है, तब जन्म के साथ ही उसके शरीर में दाएं और बाएं एक एक अंडाशय होता है। अर्थात उसके शरीर में 2 अंडाशय होते हैं। इस अंडाशय में अपरिपक्व अंडाणु भी होते हैं, पूरे पूरे पक्के हुए नहीं होते, पर अंडाणुओं का संग्रह होता है। हजारों की संख्या में अंडाणु ऐसे ही पड़े होते हैं।
अंदाजित 10 से 15 वर्ष के आसपास। इसमें बहुत मतांतर है, इसलिए भी है क्योंकि सबके शरीर की प्रकृति अलग होती है, देश काल समय इसका भी प्रभाव होता है सब, परंतु अंदाजित 10 से 15 वर्ष के आसपास किसी एक अंडाशय से एक परिपक्व अंडाणु, एक ही अंडाणु परिपक्व होता है और फेलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी जिसको बोलते हैं, अंडाशय के साथ यह एक नलिका लगी हुई होती है। तो उस नलिका के माध्यम से जो अंडाणु परिपक्व हुआ है वह नलिका के माध्यम से गर्भाशय की ओर यात्रा करता है, और ये जो अंडाणु का उत्पन्न होना है इसे बोलते हैं अंडोत्सर्जन। याद रहे, इसे रजस्वला होना नहीं बोलते। अब दूसरी बात क्या होती है कि जैसे अंडोत्सर्जन होता है तो उसी के साथ गर्भाशय जो है वह भी एक तैयारी करता है। मान लो कि गर्भधारण हुआ तो फिर उनके पालन पोषण की एक तैयारी गर्भाशय में होती है। गर्भाशय में रक्त की एक झिल्ली बनती है, वह झिल्ली एकदम मोटी होती है, गाढ़ी होती है, श्लेष्मिक तत्व भी उसमें होते हैं, अपने गुजराती में कहे तो ओड़, और इनको एंडोमेट्रियम कहते हैं। इसकी भी एक भूमिका होती है। अब अंडाशय से परिपक्व अंडाणु अंडवाहिनी के द्वारा, फेलोपियन ट्यूब के द्वारा गर्भाशय की यात्रा करता है। उस समय अगर उसे शुक्राणु मिला और वह अंडाणु शुक्राणु के द्वारा निषेचित हुआ, फर्टिलाइज हुआ, तो फर्टिलाइज हुआ तो ही 4-5 दिन के बाद वह भ्रूण गर्भ बनने के लिए फिर वह गर्भाशय में स्थित होता है, और वो जो एंडोमेट्रियम की बात की, रक्त की झिल्ली, वह गर्भ के पोषण में फिर सहायक होती है। परंतु शुक्राणु नहीं मिला तो क्या होता है, तो जो एंडोमेट्रियम है, इनके साथ और भी बहुत कुछ द्रव्य होते हैं, वह अपने आप टूट जाता है। जो अंडाणु शुक्राणु की प्रतीक्षा कर रहा था वह अंडाणु भी टूट जाता है, फूट जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, अपने भीतर जीवन की शक्ति खो देता है, और वह एंडोमेट्रियम के साथ, वो रक्त की झिल्ली के साथ फिर धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलता है। और ये जो बाहर निकलना है वो होता है रजोस्राव, वो होता है मासिक धर्म, और ये कम से कम 3-4 दिन तक चलता है। सबके शरीर अलग होते हैं, और कुछ लोगों के शरीर में यह 7 या 8 दिन की भी प्रवृत्ति होती है। अब फिर से कहता हूँ, एक कन्या के जीवन में सबसे पहली घटना क्या होती है? रजस्वला होना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहली घटना रजस्वला होना नहीं होती। सबसे पहली घटना तो वही उनके शरीर में, अंडाशय में जो अपरिपक्व अंडाणु थे उसमें से कोई एक अंडाणु परिपक्व होता है और अंडवाहिनी के माध्यम से गर्भाशय की यात्रा करता है, और इस प्रक्रिया को रजस्वला होना नहीं बोलते। उसे शुक्राणु नहीं मिला, स्वाभाविक है, इतनी छोटी उम्र में वह संभव नहीं है। उसे शुक्राणु नहीं मिला, इसलिए उस अंडाणु ने जीवन शक्ति खो दी। अब उसमें जीवन की कोई संभावना नहीं है, परंतु फिर भी अचानक क्यों उसी को टारगेट करके ये कहा जाता है कि ये न होता तो मनुष्य जाति नहीं होती। अरे ना,
वो जीवन शक्ति उसने खो दी है, इसलिए अब शरीर को इसकी आवश्यकता नहीं है। यही सिद्ध होता है कि अंडाणुओं के उत्पन्न होने के लिए रजस्वला होना जरूरी नहीं है, परंतु रजस्वला होने के लिए अंडाणुओं का उत्पन्न होना और शुक्राणुओं के द्वारा निषेचित न होना, ये बात जरूरी है। और अब देखते हैं 10वीं कक्षा की विज्ञान की पुस्तक, उसमें लिखा है कि फलन न होने की स्थिति में, फलन न होने की स्थिति में अर्थात अंडाणु शुक्राणु के द्वारा निषेचित न हुआ, फर्टिलाइज न हुआ, तो इस आवरण की अर्थात एंडोमेट्रियम की कोई जरूरत नहीं होती। इसलिए यह आवरण धीरे धीरे टूट के योनि मार्ग से रक्त एवं श्लेष्म के रूप में शरीर से बाहर निकाला जाता है। इस चक्र में लगभग 1 महीने के जितना समय लगता है, जिसे रजोधर्म कहते हैं, जो लगभग 2 से 8 दिन तक चलता है। और इसमें निकलने वाले कोई भी तत्व में जीवन शक्ति नहीं होती, गर्भ धारण की शक्ति नहीं होती। अंडाणु ने फेलोपियन ट्यूब में प्रतीक्षा की थी, परंतु उनको शुक्राणु नहीं मिला, बात पूरी। तो अंतिम परिणाम है रजस्वला होना। तो एक कन्या के जीवन की पहली घटना रजस्वला होना नहीं है, पहली घटना है अंडोत्सर्जन। बस पहली बार उसे रजस्वला देखकर हम ये समझते हैं कि अच्छा, अब इनके अंडाशय से हर महीने एक अंडाणु परिपक्व होकर निकलेगा, यह निशानी है। परंतु रजस्वला होना यह अंडाणुओं के बनने का कारण नहीं है, मूल बात यही है। और ये जो रजस्राव है उसमें जीवन शक्ति नहीं, इनके अब आयुर्वेदिक प्रमाण भी हम देखते हैं। एक बात और भी रजस्वला होने का वर्णन किया गया है, वो एकदम सरल शब्दों में ऊपर ऊपर से ही किया गया है। किसी को इसको अगर विस्तार से समझना है तो वह 12वीं कक्षा की विज्ञान पढ़े, उसमें बहुत विस्तार से जबरदस्त वर्णन किया है। और गर्भस्थ शिशु माँ के उदर में भगवान से क्या प्रार्थना करता है, वो अगर आपको देखना है तो श्रीमद् भागवत में 3य स्कंध पढ़े, भगवान कपिल ने उनका अच्छी तरह से वर्णन किया है। अब यहाँ ऐसी दलील नहीं करनी चाहिए कि अरे गर्भस्थ शिशु कैसे बोल सकता है, बोलता नहीं, परंतु उनके जो मन के भाव है उसी भाव को स्तुति के रूप में वहाँ पर रखा गया है। चलो अब कुछ प्रमाणों की बात कर ले। एक पुस्तक का नाम है दाम्पत्य जीवन। लेखिका, देखो यह लेखिका है, एक स्त्री शक्ति है, आदरणीय श्रीमती सुशीला देवी निगम, BA। अब ये डिग्री सुनकर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि यह प्रकाशन जून 1930 का है। समझ रहे हो, 1930 में BA होना ये बहुत बड़ी बात थी। खाली SSC मैट्रिक हो जाए तब भी भाई मैट्रिक पास है, तो यह तो BA तक पढ़ी है, 1930 की बात है। इसलिए केवल इस डिग्री को देखकर हंसना नहीं चाहिए, मूल सिद्धांत को समझना चाहिए। प्रकाशक है चांद कार्यालय, चंद्रलोक, इलाहाबाद, पेज नंबर 63। पुस्तक का नाम है दाम्पत्य जीवन, पेज नंबर 63, 63। उसमें इनका निवेदन है मासिक स्राव का अंश गर्भाशय के भीतर रह जाने से भी हानि होती है। ये इनका अभिप्राय है, सहमत हो न हो ये सबकी अपनी अपनी मर्जी, परंतु यह एक स्त्री का अभिप्राय है। एक दूसरा प्रमाण है, पुस्तक का नाम है प्रसूति विज्ञान। लेखक है डॉक्टर रमानाथ द्विवेदी, आयुर्वेद बृहस्पति AMS MA,
चिकित्सक सरसुंदरलाल आतुरालय, अध्यापक आयुर्वेद कॉलेज हिंदू विश्वविद्यालय काशी। काशी। बोल श्री काशी विश्वनाथ महादेव की जय। पेज नंबर 41, इसमें वे लिखते हैं, वास्तव में आर्तव शोणित के 2 प्रकार है। शोणित माने रक्त। वो जो रजोस्राव की ही ये बात कर रहे हैं, तो उनके ये 2 प्रकार बताते हैं। पहला प्रकार है उद्भूत बहिः पुष्प, तथा दूसरा प्रकार है अनुद्भूत अंतः पुष्प। पुष्प शब्द की व्याख्या हमने प्रथम भाग में देख ली है कि पुष्प यह रज शब्द का ही समानार्थी शब्द है। तो इनमें उद्भूत तो वह है जो अप्रशस्त ऋतु काल में प्रथम 3-4 दिनों तक प्रत्यक्षतया निकलने वाला रक्तस्राव, मेंस्ट्रुअल ब्लड, यह गर्भाधान के लिए अयोग्य होता है। यह गर्भाधान के लिए अयोग्य होता है। कौन? मेंस्ट्रुअल ब्लड, ये जो रजोस्राव है वह। अनुद्भूत रज वह कहलाता है जिसका प्रत्यक्ष नहीं होता, अर्थात जो प्रत्यक्ष नहीं दिखता, और स्राव के उत्तर काल में, अर्थात रजोस्राव जब बंद हो जाए उसके बाद स्राव के उत्तर काल में, प्रशस्त ऋतु काल में जो पुरुष के संसर्ग से विसर्पित होता या निकलता है, यह अनुद्भूत रज ही गर्भ धारण में सहायक होता है, ऐसा प्राचीनों का मत है। चक्रपाणी का वचन है कि 5 रात तक निकलने वाले स्राव को बहिः पुष्प या जीर्ण शोणित तथा उसके बाद 12 रात्रि तक पुरुष संपर्क से पिघलने वाला गर्भधारण क्षम, अर्थात गर्भधारण की क्षमता रखने वाला रज अंतः पुष्प या नवशोणित कहलाता है। तो जो निकल रहा है वो गर्भाधान के लिए अयोग्य है, जो प्रत्यक्ष नहीं दिखा है वही गर्भधारण के लिए सक्षम है, ऐसा इनका कहना है। एक और पुस्तक है स्त्री रोग विज्ञानम, लेखक कविराज पंडित धर्मानंद जी शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य, प्रोफेसर, आयुर्वेद विद्यालय ऋषिकेश, प्रकाशक चांद कार्यालय इलाहाबाद। पेज नंबर 21। ज्यों ज्यों दिन व्यतीत होते जाते हैं और नूतन स्राव का समय निकट आता है, त्यों त्यों गर्भस्थिति की संभावना कम होती है। सुश्रुत के लेखानुसार, सुश्रुत संहिता के जो लेखक हैं उनकी बात कर रहे हैं, सुश्रुत के लेखानुसार स्राव वाले 3-4 दिनों में मैथुन करना एक कलुषित कार्य ही नहीं, वरन अपने स्वास्थ्य को क्षीण और आयु को नष्ट करना है। हमने वीडियो के प्रथम भाग में हमने यशोदा देवी जी उनका अभिप्राय देखा था और उन्हीं के शब्दों के साथ ये अभिप्राय बहुत ही मिलता जुलता है। अब है कुछ ग्रंथों की बात है। जैसे कि हमने प्रथम भाग में सुन लिया था कि कुछ शब्दों की गहराई को समझना होता है। जैसे वर्तमान समय के डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि भाई साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तो उससे यही सिद्ध होता है, उन्होंने यह स्वीकार किया है कि इन दिनों में अस्वच्छता होती है। वह जो अस्वच्छता है उसी को संस्कृत में अशुद्धि कहा है। तो इस तरह से शब्द को समझकर अब हम सुश्रुत संहिता के टीकाकार, टीका अर्थात निंदा ऐसा नहीं है, सुश्रुत संहिता के ऊपर विशिष्ट भाष्य लिखने वाले आचार्य दलहन, उनका अभिप्राय है
नवे तनौ च संजाते विगते जीर्ण शोणिते नारी भवति संशुद्धा पुंसा संसृज्यते तदा। जीर्ण शोणित अर्थात अंडाणु मर गया है और जो गर्भधारण में सक्षम नहीं रहा, ऐसा पुराना आर्तव जब निकल जाए और नया आर्तव बने तब स्त्री शुद्ध होती है। उस समय अर्थात पुराने रज के निकल जाने के बाद और नया आर्तव आए तब पुरुष के द्वारा अच्छी तरह से सर्जन होता है, अर्थात पुरुष गर्भाधान करता है। अब सुश्रुत संहिता का अभिप्राय सुने। न च प्रवर्तमाने रक्ते बीजम प्रविष्टम गुणकरम भवति, अर्थात बहते हुए आर्तव शोणित में, मतलब कि रजोस्राव में प्रविष्ट हुआ बीज गुणकारक नहीं होता, अर्थात उस समय शुक्राणुओं से गर्भ नहीं बनेगा। चरक संहिता। शुक्र शोणित जीव संयोगे तु खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति। अवश्य गर्भाशय में ही शुक्र, आर्तव और जीव का संयोग होता है, उस समय इनकी गर्भ संज्ञा होती है। याद रहे, बाहर निकला हुआ आर्तव नहीं, पर जो शरीर में स्थित है वही आर्तव गर्भ का कारण है। तो इससे सिद्ध होता है कि संपूर्ण मनुष्य जाति, उनके उद्भव होने का कारण वो जो रजोस्राव में निकला हुआ रक्त है वो नहीं है, उसके कारण जन्म नहीं है, परंतु जो भीतर है, जो भीतर स्थित है, उसी के कारण गर्भ धारण होता है। और आश्चर्य की बात है कि संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए जिसका पूर्ण सहयोग है उसकी चर्चा ही नहीं। ये बहुत आश्चर्य की बात है। और इस बात का अंतिम प्रमाण तो देखे कि आज विज्ञान ने कितनी प्रगति की है। हमारे डॉक्टर्स जो टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं तो उसमें रजोस्राव का जो रक्त है, मासिक धर्म का जो रक्त है, उस रक्त की एक बूंद का भी वे उपयोग नहीं करते। संभव है उस रक्त में ही उनको वो अंडाणु मिल जाए, परंतु उस रक्त का उपयोग ही नहीं करते, उसी के कारण गर्भ धारण होता है। और आश्चर्य की बात है कि संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए जिसका पूर्ण सहयोग है उसकी चर्चा ही नहीं। ये बहुत आश्चर्य की बात है। और इस बात का अंतिम प्रमाण तो देखे कि आज विज्ञान ने कितनी प्रगति की है। हमारे डॉक्टर्स जो टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं तो उसमें रजोस्राव का जो रक्त है, मासिक धर्म का जो रक्त है, उस रक्त की एक बूंद का भी वे उपयोग नहीं करते। संभव है उस रक्त में ही उनको वो अंडाणु मिल जाए, परंतु उस रक्त का उपयोग ही नहीं। उनकी नजर तो केवल परिपक्व अंडाणु के ऊपर ही होती है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, लगभग टेस्ट ट्यूब बेबी के कम से कम 50 वीडियो देखे होंगे और एक डॉक्टर साहब से बात भी की है। एटला हाव हवामा गोळीबार नहीं, कुछ तो होमवर्क किया ही होगा, इतना आपको विश्वास रखना चाहिए। अच्छा, अगर रजस्वला होने पर गर्भ धारण कर लिया जाए तो उस गर्भ का भविष्य कैसा होगा, उसके जवाब के साथ बात को आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए इतना ही। जय श्री राम।